जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। इससे पहले हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का शैक्षिक प्रदर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा, वो था आरटीई 2009। और उसी की कड़ी के अंदर अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए आरटीई 2011। एक क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुल 10 भाग पढ़ेंगे और अध्याय पढ़ेंगे और कुल जो नियम पढ़ेंगे वो कितने हैं, 29 है। तो ये क्लास हम ये कह सकते हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए और इसके अलावा थर्ड ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसको ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे, पहले ट्रिक पढ़ेंगे फिर इसके बाद में हम डिटेल से डीप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक प्रदर्शक की बुक आप सभी ने पढ़ ली होगी। शैक्षिक प्रदर्शक की शाब्दिक जो बुक आ रखी है वो थ्योरी बुक आई और ये एमसीक्यू बुक आई। इसमें न केवल आपको शैक्षिक प्रदर्शक बल्कि आईसीटी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार की या केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, चारों को हमने एक साथ लिया है। और ये किताब जो दूसरी है वो एमसीक्यू बुक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले आरटीई 2011 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आरटी 2011 के बारे में। मेन जो पहलू है वो क्या कि आरटी 2011 की जो अधिसूचना है वो कब जारी की हुई थी, 29 मार्च 2011 को। इसका जो गजट प्रकाशन हुआ, नोटिफिकेशन की बात करेंगे, गजट जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ, 30 मार्च 2011 को। लेकिन आरटी 2011 लागू कब हुई, अप्लाई कब हुई, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। इसमें कुल 10 तो अध्याय हैं और कुल नियम कितने हैं, तो 29 रूल है। गुरु जाम्बो जी के 29 रूल याद रहेंगे वैसे आपके। तो 10 तो इसके अध्याय हैं और ये रूल कितने इसके, 29 इसके रूल है। और सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो ट्रिक, में पहले आपको सिर्फ 4 जो स्लाइड है वो ट्रिक से याद करा दूं ताकि इसके बाद में डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो ट्रिक बताई थी कि भाग जो फर्स्ट है ना, भाग 1, सबसे पहले भाग जो 1 है, टोटल कितने पढ़ेंगे, उसके कुल 10 अध्याय 10 भाग पढ़ेंगे। तो भाग जो 1 आ रहा है उसमें जो नियम फर्स्ट है, नियम 2 है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है उसमें क्या है, किसी चीज के बारे में हम जानकारी पढ़ रहे हैं, उसका नाम होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका टाइटल क्या, उसका नाम क्या है। तो संक्षिप्त जो नाम है उसका जो उल्लेख है वो किसमें है, भाग 2 के अंदर। नाम के बाद में उसकी परिभाषा, मैंने ट्रिक बताई कि 2 शब्द बोलने हैं, 2 शब्द बोलने, शब्दावली, परिभाषा या जो शब्दावली की बात करेंगे तो शब्दावली जो परिभाषा है वो कौन से रूल के अंदर है, नियम 2 के अंदर है। अब देखिए भाग जो 2 है इसमें किसका उल्लेख है, एसएमसी का, एसएमसी का। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर्स लोग हैं वो गांव वालों को, बच्चों के अभिभावकों को कहते हैं कि आप विद्यालय में सहयोग दो, आप विद्यालय में सहयोग दो, आप विद्यालय में सहयोग दो, सहयोग दो, आप विद्यालय में सहयोग दो। तो भाग 2 के अंदर क्या है, एसएमसी यानी कि प्रबंधन में सहयोग दो, स्कूल का मैनेजमेंट कैसे करें। तो एसएमसी का जो पढ़ेंगे ना, एसएमसी की कार्यकारिणी की संरचना पढ़ेंगे, एसएमसी कार्य संरचना पढ़ेंगे, एसएमसी कार्यकारिणी के बारे में पढ़ेंगे और एसएमसी का जो विद्यालय विकास में जो योगदान या योजना पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। नियम 3, नियम 4, नियम 5। तो नियम जो 3 पढ़ेंगे तो एसएमसी की संरचना, तो एसएमसी की जो संरचना पढ़ेंगे, रचना, एसएमसी की रचना कैसे होती है, रचना जो 3 वर्ड से मिलती है। एसएमसी की जो रचना किस प्रकार से है, रचना कह सकते हो, एक तो पढ़ेंगे अभिभावक पढ़ेंगे, एक टीचर पढ़ेंगे और एक स्टूडेंट पढ़ेंगे, तीनों से मिलकर के क्या बनेगी, रचना या संरचना बनेगी। यहाँ पे है तो एसएमसी में कितने वर्ड है, 3 वर्ड आ रहे हैं। एसएमसी में 3 वर्ड है, तीनों से क्या बनेगा, विद्यालय की एसएमसी की संरचना बनेंगे। तो 3 जो पढ़ेंगे उसमें क्या आ जाएगा, एसएमसी की संरचना का हम जिक्र पढ़ेंगे। तो इसके अलावा पढ़ेंगे कार्य, तो कार्यकारिणी, तो विद्यालय की जो कार्यकारिणी है, एसएमसी की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, तो नियम 4 के अंदर है। तो नियम जो 4 है, नियम जो 4 है, 4 जने कहते हैं कि हम 4 लोग हैं, हम चारों लोग हैं, हम सभी लोग मिलकर के विद्यालय के अंदर हम काम करेंगे, कार्य करेंगे। तो सारे लोग मिलकर के यहाँ पे कार्य करेंगे तो कार्यकारिणी 4 के अंदर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अक्सर सभी को याद है कि 5 वर्षीय योजना, कहते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए 5 सालों की योजना होती है। सरकार की 5 वर्षीय योजना किसी क्षेत्र का, देश का विकास करने के लिए होती है। तो 5 वर्षीय योजना किस लिए बनाई जाती है, कि विकास करने के लिए। तो विद्यालय के विकास की जो योजना है वो किस में आ जाएगी, नियम 5 में। तो नियम 5 में 5 वर्षीय योजना विकास करने के लिए आप क्या करो, सभी चारों मिलकर के काम करो, सहयोग करो। और 3 पढ़ेंगे तो एसएमसी की पढ़ेंगे, एसएमसी में 3 वर्ड है, रचना के अंदर 3 वर्ड है, मिलकर के एसएमसी के संरचना का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, 3 में। 3, 4, 5 ये जो किससे संबंधित है, एसएमसी से है। और ये कौन से भाग के अंदर है, भाग 2 के अंदर, जिसमें कहते हैं कि आप विद्यालय को सहयोग दो। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाग जो 3, 3 दूनी 6,
भाग 3, 3 दूनी 6, तो भाग तो 3 है, लेकिन यहाँ पे जो नियम पढ़ेंगे वो क्या है 6। 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं। 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 6 कहते हैं। 6 शिक्षण, 6 शिक्षण, 6 शिक्षण, 6 शिक्षण, याद हो जाएगा। तो 6 में शिक्षण है, शिक्षण यानी कि प्रशिक्षण है, तो विशेष जो प्रशिक्षण है 6 की बात करेंगे तो विशेष प्रशिक्षण आ जाएगा। अगर ऐसे भी याद आपके नहीं होता तो अक्सर कहते हैं चौका सभी लगा देते हैं, 4 चौका लगा देते हैं, लेकिन 6 लगाने के लिए एक विशेष प्रकार से टेक्निकल एक टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। 6 लगाने के लिए है तो ताकत की जरूरत पड़ती है, टाइमिंग की जरूरत पड़ती है, तो विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है क्या लगाने के लिए 6 लगाने के लिए। तो 6 लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि 6 लगाना है, कहीं आउट ना हो, क्योंकि छक्का लगाते हैं तो रिस्क रहती है कि कैच आउट हो सकते हैं, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री से पहले आउट हो सकते हैं। लेकिन 6 लगाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो ट्रेनिंग को जोड़ सकते हो, 6 को 6 शिक्षण को 6 से जोड़ सकते हो, तो 6 के अंदर क्या है प्रशिक्षण आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल बातें होगी, 1 के अंदर नाम आ गया, 2 के अंदर 2 शब्द आ जाएंगे, 3 4 5, 3 के अंदर एसएमसी की संरचना है, 4 में सभी चारों हाथ मिलकर के क्या करेंगे काम करेंगे, कार्य करने पड़ेंगे, 5 विद्यालय के विकास में योजना बनाएंगे है। 6 के अंदर विशेष प्रशिक्षण आ जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो भाग जो 4 है, भाग 4 है, इसमें जो नियम कौन सा है 7 है। तो नियम क्या है 7, यानी कि विद्यालय के जो क्षेत्र है, विद्यालय की जो सीमा है उसमें क्या है 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर है अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल होना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय है, जैसे कोई स्कूल है तो उस स्कूल के आसपास की सीमा का, क्षेत्र का जो वर्णन है वो किस नियम के अंदर है, तो वह जो रूल आ जाएगा, तो रूल कौन सा है 7 है। इसको वैसे भी याद कर सकते हो, जैसे शादी के जो 7 फेरे हैं, शादी के 7 फेरे जो लेते हैं पंडित जी, शादी के 7 फेरे दिलवाते हैं, तो क्या करेंगे विशेष यहाँ पे अग्निकुंड बनाते हैं, विशेष अग्निकुंड। इस अग्निकुंड की सीमा के अंदर, इस अग्निकुंड की सीमा के अंदर है वर वधु मिलकर के क्या करते हैं शादी के 7 जन्मों के 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं। तो 7 जो फेरे लेते हैं विशेष एक सीमा के अंदर लेते हैं, वैसे भी याद कर सकते हो, या हम कह सकते हैं 7 7 7 7 7 7 है, तो उसके आसपास का जो 7 7 जो क्षेत्र है उसकी सीमा का जो जानकारी मिलेगी वो किस मिलेगी नियम 7 में मिलेगी है। 60 8 के ठाठ, पीछे आपने पढ़ा था 8 के ठाठ आरटी 2009 में मैंने बताया था, सरकार के जो ठाठ, सरकार के जो कार्य पढ़े, सरकार के उद्देश्य पढ़े थे। यहाँ पे पढ़ेंगे सरकार और अधिकारी की ठाठ है, सरकार और अधिकारी के ठाठ, यानी कि अब आपको ठाठ नहीं लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आपने ठाठ तो ले लिए वहां पे, अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। सरकार और जो अधिकारी लोग हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी जो जानकारी मिलेगी इसमें 8 में है। तो 8 ठाठ, 8 ठाठ, सरकार के जो ठाठ, सरकार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके अंदर है 8 के अंदर है। और अधिकारी के द्वारा अभिलेखों का जो अधिकारी के द्वारा अभिलेखों का संधारण किया जाता है, स्थानीय अधिकारी के द्वारा अभिलेखों का संधारण किया जाता है वो किसके अंदर है 9। तो वहां पे आपने पढ़ा आरटी 2009 के अंदर है अधिकारी आपके आपने करते हुए पढ़े थे 9 के अंदर, अधिकारी करते हुए 9 के अंदर पढ़े थे। तो यहाँ पे अब 9 कहने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या जो बच्चा है उसके अभिलेखों का, दस्तावेजों का संधारण करना पड़ेगा। तो स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अभिलेखों का संधारण करना किसके अंदर आएगा 9 के अंदर है। 9 में आप 9 नहीं कह सकते, ठाठ नहीं मार सकते, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, तो इस तरीके से याद कर लेना। अब जो भाग 5 है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना के 10 हो गए, 5 इंटू 2 यानी 10 हो गए। यहां पढ़ेंगे जो 10 है नियम, उसमें क्या है जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग है यानी कि वो जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको क्या है प्रवेश देना है। तो विशेष तौर पे जैसे कोई बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है या कोई बड़ा स्कूल है उसके अंदर कोई वंचित वर्ग है या कमजोर वर्ग है और बच्चे को स्कूल लेके वहां पे एडमिशन कराने जाता है कि मुझे स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो वो कहते हैं कि आपकी इतनी फीस है, वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। 10 रुपए यानी कि 10 रुपए, तो 10 रुपए किसको दिखाता है एक कमजोर को दिखाता है, कमजोर को दिखाएगा। 10 क्या है एक कमजोर वर्ग के बच्चों का जो प्रवेश पढ़ेंगे किसमें आ जाएगा नियम 10 के अंदर है। अब बच्चों के बालकों की जो राशि का पुनर्भरण सरकार करती है, बालकों की राशि का जो पुनर्भरण सरकार करती है, सरकार क्या करती है 1-1 रुपए की पाई पाई का हिसाब रखती है। यानी कि सरकारी जो पैसा आता है ना उसमें क्या है जो हम कह सकते हैं
इसके अंदर केस बुक होती है, सरकार का जो डेटा है उसके अंदर एक एक पैसे का हिसाब होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब सरकार पूरा भर लेती है, सरकार उनका व्यय का पूरा भरण कर लेती है। तो राशि का जो पुनर्भरण है उसमें क्या एक एक रुपए की राशि का एक एक 11 हो गए, तो एक एक 11, तो एक एक रुपए की राशि का वो क्या करेगी, पुनर्भरण करेगी यहाँ पे। तो नियम 11 में क्या है, राशि का पुनर्भरण पढ़ेंगे, डिटेल में आगे कराऊंगा इसके बाद में है। और अब पढ़ेंगे 12 के अंदर जो उसे आयु के दस्तावेज है उनका वर्णन पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, 12 के अंदर है। विशेष तौर पे किसी व्यक्ति का 12 हो जाता है तो आयु का दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, तो इसको तरीके से जोड़ देना। वहां मैंने आरटी 2009 में कराया कि तेरी फीस नहीं लगेगी, तेरी फीस नहीं लगेगी, वहां पे आरटी 2009 के अंदर है, तो प्रवेश के समय फीस नहीं लगेगी। और यहां पढ़ेंगे तेरी की, यहाँ पे प्रवेश की जो काल अवधि है कि स्टार्टिंग के जो सेशन होता है, शैक्षणिक सत्र होता है, उस शैक्षणिक सत्र के अंदर स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर बच्चे का प्रवेश लिया जाना है। तो बच्चे की प्रवेश की जो काल अवधि है वहां पढ़े तेरी फीस नहीं लगेगी आरटी 2009 के अंदर। और यहाँ पे क्या है, 13 में पढ़ेंगे तेरा जो प्रवेश होगा, लेकिन कौन सी अवधि में होगा वो किस में पढ़ेंगे, 13 के अंदर है, यहाँ पे है। और अब बात करेंगे इसके बाद में 14, तो 14 की बात करेंगे, सिंपल सा फंडा है। 14 की बात करेंगे तो विद्यालय को मान्यता मिलती है। 14 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, तो इसमें 14 को चोरी से कर लो, 14 को चोरी से है, यानी कि कोई स्कूल बिना कोई मान्यता, बिना कोई परमिशन लेकर के स्कूल चल रहा है तो वो स्कूल चोरी से स्कूल अब नहीं चला सकते। तो 14 को पढ़ेंगे चोरी से स्कूल, 14 को पढ़ेंगे चोरी से स्कूल नहीं चला सकते। आपको उसके लिए क्या करने लेनी पड़ेगी, परमिशन या इजाजत लेनी पड़ेगी, मान्यता लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस ट्रिक से पढ़ेंगे 14 को चोरी से स्कूल नहीं चला सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी है, मान्यता लेनी है, फिर स्कूल चला सकते हो। तो यह ट्रिक है। अगर आपने जो मान्यता ले ली है लेकिन मान्यता का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे तो सरकार मान्यता 15 से पाछी ले लेगी, मान्यता 15 से पाछी ले लेगी, पाछी होता है वापिस ले लेना, 15 से मान्यता को वापिस लेना, वापिस को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, पाछी बोलते हैं, तो पाछी ले लेना, याद हो जाएगा। और इसके बाद भाग जो 6 है, भाग 6 में पढ़ेंगे तो नियम 16 है, नियम 17 है, नियम 18 है, नियम 19 है, नियम 20 है और नियम 21 है। तो हम तीनों चारों पांचों इकट्ठा पढ़ेंगे। नियम 16 की बात करेंगे तो 16 में क्या है, न्यूनतम जो अर्हता है, न्यूनतम जो योग्यता है उसका वर्णन मिलता है। तो सिंपल सी बातें हैं, किसी श्रृंगार की बात करेंगे, किसी स्त्री के लिए पढ़ेंगे, श्रृंगार के लिए कुल कितने श्रृंगार बताए गए हैं, कोई स्त्री 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होती है। और यहाँ पे योग्यता कितनी, 16 योग्यता से बंदा परिपूर्ण होगा। योग्यता श्रृंगार 16 से परिपूर्ण हुआ है, योग्यता 16 से ही बंदा या टीचर परिपूर्ण होगा। तो योग्यता न्यूनतम जो योग्यता है वो कितनी, 16 योग्यता न्यूनतम होनी चाहिए, तो उसको ट्रिक से जोड़ दो 16 श्रृंगार से। अब बात करेंगे 17 को आरटी 2009 में मैंने खतरा बताया, 17 को खतरा बताया था, 17 को खतरा, 17 शीतलन है। तो यहां पढ़ेंगे 17 जो पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 17 के अंदर क्या है, उनको क्या है, कुछ स्थिरता या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर देते हैं, योग्यता के अंदर है। और 18 के अंदर है, 18 में न्यूनतम जो योग्यता है वो अर्जित करने की जानकारी है कि न्यूनतम जो योग्यता है टीचर्स बनने के लिए वो इतने टाइम पीरियड के अंदर है, अर्जित कर लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि पीछे आपने पढ़ा 18 के लिए मान्यता के बारे में पढ़ा था, 18 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो 18 में क्या है, आपको वोट देने के लिए, आपको वोट देने के लिए जो न्यूनतम जो एज है या क्राइटेरिया है, या आपको नौकरी लगने के लिए न्यूनतम, या फॉर्म अप्लाई करने के लिए, या वोट देने के लिए न्यूनतम योग्यता है वो अर्जित कर लेनी है उम्र की। वहां पे कितनी है, 18 साल की न्यूनतम योग्यता अर्जित कर लेते हैं। मत देने के लिए या नौकरी लगने के लिए तो न्यूनतम अर्हता या न्यूनतम योग्यता पढ़ेंगे तो यहाँ पे अर्जित कर लेनी है वो कब तक, 18 साल तक कर लेनी है। लेकिन न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कितनी, 16 श्रृंगार, 16 योग्यता, लेकिन अर्जित कर लेनी कब तक, 18 साल तक कर लेनी है। तो ट्रिक से याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे जैसे आपने नौकरी लगने के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली, तो नौकरी लगने के लिए आप 18 साल की उम्र में नौकरी लगे, 18 साल की उम्र में नौकरी लगते ही अगले साल नौकरी लगते ही आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो नौकरी लगते ही क्या मिलेगी, वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, 19 के अंदर है। अब नौकरी लगने के बाद में वो क्या, ना रे भाई 20 माह का काम है, ना रे भाई 20 माह का काम है। एक योजना सरकार की आपने पढ़ी थी 20 सूत्री कार्य, है ना, 20 सूत्री कार्य योजना आपको याद होगी, 20 माह का काम करा मार्कनू। तो 20 का पढ़ेंगे, टीचर्स के जो काम है, टीचर्स के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख किसके अंदर है, नियम 20 के अंदर है। और नियम जो 21 पढ़ेंगे, तो नियम जो 21 पढ़ेंगे उसमें क्या, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात कितना होगा उसका वर्णन है, 21 के अंदर है। 21 में
एक पढ़ेंगे, तो इसमें 21 में पढ़ेंगे एक है। छात्र और शिक्षक है, छात्र और शिक्षक क्या है, एक है। छात्र और शिक्षक एक मिलकर के दोनों का जो रेशो बनेगा वो किस में है, 21 के अंदर है। धारा 21 के अंदर पढ़ेंगे छात्र शिक्षक एक, या इसका कोई अच्छी ट्रिक है तो आप बता सकते हो, कमेंट कर देना जो आपकी अच्छी ट्रिक लगे। तो 21 में पढ़ेंगे, 21 में पढ़ेंगे एक है, तो 21 वर्ड आ रहा है, 21 में क्या बनते हैं, एक बनते हैं। छात्र शिक्षक बनकर के एक होकर के स्कूल चलाएंगे, तो 21 को जोड़ देना इस प्रकार से थोड़ा सा। अब चलेंगे 22 है, 22 में क्या है, यहां पढ़ेंगे शैक्षणिक जो प्राधिकारी जो संस्था है, यहाँ पे भाग 7 पढ़ेंगे, ये भाग 7 है। भाग 7 का जो नियम 22 है ना, उसमें क्या है, शैक्षणिक प्राधिकारी जो संस्था बनाएगी वो कौन सी बनाई है, RSCERT है, पहले SIRT थी, नाम क्या है, RSCERT बनाई है। तो शैक्षणिक प्राधिकारी जो संस्था घोषित की है ना, वो कौन सी घोषित की है, वो RSCERT घोषित की है। तो दो है, तो इसमें क्या, दो और दो आता है, यानी कि बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो। सबसे बड़ी जो संस्था यहाँ पे आ रही है वो कौन सी आ रही है, RSCERT। इसको क्या है, अधिकृत संस्था के तौर पे इसको नियुक्त किया गया है। और 23 पढ़ेंगे, 23 में क्या है, बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर क्या करना है, प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना है। नियम 23 के अंदर ये उल्लेख मिलता है। अब 24 में क्या है, टीचर की शिकायत निवारण तंत्र है। 24 में पढ़ेंगे चौकी, 24 में पढ़ेंगे चौकी। अक्सर जो पुलिस चौकी है वहां पे सारे शिकायत अपनी दर्ज करवाते हैं, तो 24 पढ़ेंगे। तो 24 में देखो यहाँ पे 24 शिकायत आ रहा है, 25 में भी क्या आ रहा है, शिकायत आ रहा है। तो 24 में शिकायत है, 25 में शिकायत है, तो 24 में जो शिकायत दर्ज करेंगे वो कौन करेंगे, टीचर। अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए शिकायत निवारण तंत्र जो विकसित है या स्थापित किया गया किसमें, नियम 24 के अंदर है। 25 पेरेंट्स कह सकते हैं, पेरेंट्स के लिए यानी कि माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए जो शिकायत तंत्र का पढ़ेंगे वर्णन, वो किसमें है, नियम 25 में। 25 पेरेंट्स के लिए 24 चौकी बनाएंगे, किसके लिए, टीचर्स के लिए है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। और अब पढ़ेंगे भाग 7, तो यहाँ पे हो ही गया था। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में भाग 9 के बारे में है। यहाँ पे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य का निर्वहन किसके अंदर है, यह नियम 26 के अंदर है। नियम जो 27 है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्य का निर्वहन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण यानी कि बच्चों के अधिकारों का जो संरक्षण करेगा, बच्चों की जो छवि है उसको बिगड़ने नहीं देनी है, बच्चों की छवि को सुधार के रखना है। बच्चों के प्रति जो अपराध या उत्पीड़न हो रहे हैं उनको क्या है, रोकना है, उत्पीड़न को, अपराध को रोकना है। तो उसको रोकने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन कर रही है वो कौन सी संस्था कर रही है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण है। तो यहां पढ़ेंगे बाल अधिकार जो संरक्षण के कर्तव्य है ना, वो उनकी छवि को बनाए रखने के लिए, 27 पढ़ेंगे। तो 27 में क्या, बच्चों को सताना नहीं है। अगर कोई बच्चे को सता रहा है, कोई बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके लिए क्या करनी है, एक चाइल्ड हेल्पलाइन स्थापित करनी है। और चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को सता रहे हैं, सताने के लिए बच्चों को सता रहे हैं तो बच्चों को सताना नहीं है, उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन प्रस्तुत करनी है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सी है, फ्री, टोल फ्री नंबर है 1098। और 28 पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। और 29 है, भाग जो 10 है ना, भाग 10 है वो कौन सा है, प्रकीर्ण है। तो इसमें जो नियम कौन सा, 29 विशेष तौर पे हमने 1 से लेकर के और 29 रूल पढ़े हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन रूल के बारे में, नियमों के बारे में कोई भी शंका है, कोई भी शिकायत है ना, तो क्या करेगा, जो नियम 29 है ना, वो क्या करेगा, शंकाओं का निवारण करेगा। विशेष तौर पे सिंपल सी बातें हैं। गुरु जाम्बो जी ने 1485 में 20 + 9 29 नियम दिए थे। 29 जो नियम दिए थे वो इंसान के दुखों को, कष्ट को निवारण करने के लिए, क्योंकि उन 29 नियमों के अंदर उन्हीं बातों का जिक्र था जिनमें क्या व्यक्ति को त्याग करना है, जो बुरी चीजें हैं, बुरा नशा है, मांस मदिरा है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उन चीजों को दूर त्याग करना है, अच्छे कर्मों को अपनाना है। तो विशेष तौर पर अच्छे कर्मों को अपनाएंगे तो हम चिंताओं से, हम क्या कह सकते हैं, उन चीजों से हम मुक्त रहेंगे, हम अच्छे सदमार्ग या सरोकार की ओर आगे हम बढ़ेंगे। तो शंकाओं का निवारण करने के लिए कितने रूल दिए थे, 29 रूल दिए। तो इसको टिक से कोशिश करेंगे याद हो जाए आपके बस। और अब चलते हैं मेन जो डीप स्टडी पढ़ेंगे आपको इसके बारे में। सुनिए, सबसे पहले देखो राजस्थान में RT 2009 की
धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सबसे पहले राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियम 2010 का निर्माण किया, किंतु यह पारित नहीं उसका। उसके बाद में आरटी बाल शिक्षक अधिकार नियमावली 2011 को बना करके 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई तथा इस अधिनियम में 10 तो भाग और 29 नियमों को उल्लेख किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाग फर्स्ट। नाम पहले बता ही दिया, एक में क्या होता है, नाम होता है, एक में क्या होता है, नाम होता है। तो संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। तो इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक का अधिकार नियम 2011 है, जो कि 29 मार्च 2011 से अधिसूचित किया गया था। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब हुआ, 30 मार्च 2011 को, और यह लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 को यह लागू हो गया। इसके बाद में दो शब्द, दो परिभाषा, दो तो निर्देशक परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा जरूर देख लीजिए, परिभाषा आपको अच्छे से देखनी है। यहां पढ़ेंगे निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा का है, तो प्रारंभिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष है। जिला प्रारंभिक शिक्षा, किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी जो अधिकारी होता है। कार्यकारी कमेटी, किसी विद्यालय में दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसका आपने भाग 2 के अंदर जिक्र पढ़ा था, भाग 2 में पढ़ा था। जो नियम थे कौन से, 3, 4 और 5। एसएमसी की संरचना, एसएमसी कार्यकारिणी और विद्यालय विकास की योजना, सिंपल सी ट्रिक थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 4 विद्यालय प्रबंधन समिति, अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित कमेटी है। विद्यालय मानचित्रण, सामाजिक सौदों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना। 6 क्या है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल, और अपर प्राइमरी पढ़ेंगे वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में मैंने बताया दिया क्या है, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन कमेटी। इसमें नियम 3 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन कमेटी की संरचना और कार्यों का उल्लेख है। तो गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक एसएमसी का गठन होगा, और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा सरकार के जारी निर्देशों के अकॉर्डिंग प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन होगा। ध्यान देना, पेपर में आ सकता है कितने वर्षों में इसका पुनर्गठन किया जाएगा, तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। उक्त कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता संरक्षक, मैंने पहले करवा रखी है एसएमसी। शैक्षिक परिदृश्य किया एक अलग आपका यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, शैक्षिक परिदृश्य 2025 इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कंप्लीट क्लासें आपको करवा रखी है। 2 क्लासें अब हो रही है, वो करा करके आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला हम स्टार्ट करेंगे फ्लैगशिप योजना और आईसीटी जो क्लासें हैं वो शुरू कर देंगे इसके बाद में। और इसके बाद पढ़ेंगे और कौन है, माता पिता होंगे, विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक हो जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है के निर्वाचित मेंबर आ जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास करे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। और कार्यकारी कमेटी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, उक्त कमेटी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। और उक्त कमेटी प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी, और बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे। उनको लिखा जाएगा कब कब मीटिंग होती है, एक रजिस्टर लगा करके उनको लिखा जाता है, उसमें क्या प्रस्ताव लिए जाते हैं और जनता के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कार्यकारिणी की बैठक कब होती है, तो कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन कमेटी धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क से लेके घ में विनिर्दिष्ट काम के अतिरिक्त निम्न काम होगा। एग्जाम में आ सकता है, और अन्य कौन कौन से कामों को यह संपादित करेगी, काम देख लीजिएगा। एक तो क्या है, विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बच्चे कंटिन्यू आए। बालकों के अधिकारों में से किसी विचलन को विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न प्रवेश से इनकार किए जाने पर सामान्य प्राधिकारी को जानकारी मिलना। आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना बनाना और मॉनिटर करना। निःशक्तग्रस्त बालकों की पहचान करना, उनका नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं का मॉनिटर करना। प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और पूरा करने को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर मिड डे मील को मॉनिटर करना। और इसके बाद में विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना, कितना स्कूल को फंड मिला है, कितना स्कूल को सीएसजी राशि मिली है, उसका कितना स्कूलों के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, कितनी राशि बची है, स्कूल के विकास के लिए और क्या क्या फंड दिए जाए, भामाशाह से क्या क्या सहयोग लिया जाए। तो इन चीजों का भी क्या है, आय व्यय का वो लेखा जोखा रखती है। अब है नियम 4, विद्यालय प्रबंधन कमेटी की कार्यकारी। नियम 4 में क्या पढ़ेंगे, कार्यकारिणी समिति।
तो विद्यालय प्रबंधन कमेटी एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी जो कि निम्न में से मिलकर के बनेगी। तो हम कह सकते हैं जो कमेटी होती है, विशेष तौर पे कमेटी बैठती है चौकी पे, कमेटी बैठती है चौकी पे। जैसे गांव के मेन चौकी है, गांव की जो मेन चौकी है, चौकी को क्या बोलते हैं, मंच बोलते हैं। और मंच के ऊपर क्या है, कमेटी बैठी, कमेटी के मेंबर बैठेंगे, वो वो क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। यहाँ पे है तो इसके कितने हैं, 4 कमेटी बैठेगी चौकी के ऊपर, चौकी 4 पे क्या बैठेगी, कमेटी बैठेगी, कमेटी के कार्यकारिणी के मेंबर बैठेंगे, यहाँ पे संबोधित करेंगे। और यहाँ पढ़ेंगे इस कमेटी में निम्न प्रकार से बन के मिलेगी। एक तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, विद्यालय का एक अध्यापक होगा, प्राथमिकता किसको देते हैं, महिला अध्यापक को देते हैं। और स्थानीय प्राधिकारी उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है का निर्वाचित व्यक्ति, छात्रों के माता पिता, संरक्षकों में से विद्यालय प्रबंधन कमेटी के द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य होते हैं। और कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों के द्वारा नाम निर्दिष्ट मनोनीत एक स्थानीय शिक्षाविद या फिर नामांकित नाम निर्दिष्ट विद्यालय का छात्र, एक बच्चा भी हो सकता है स्कूल का, इसमें शामिल करते हैं। राज्य सरकार के द्वारा कार्यकारी सदस्यों की संख्या में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 15 की जगह आप कितनी कर दी है, 16 की गई है, जिसमें स्थानीय शिक्षाविद व विद्यालय के छात्र के रूप में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 की गई है तथा इसका मनोनयन स्थानीय विधायक के द्वारा किए जाने का प्रावधान है वो किया गया है। और आगे पढ़ेंगे, परंतु कार्यकारी समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50% जो सदस्य वो महिलाएं हो, और उसमें भी क्या है, SC ST का समुचित रिप्रेजेंटेटिव इसमें भी किया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी SC और ST को। नेक्स्ट, कार्यकारी समिति माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। जो मेंबर होते हैं एक अध्यक्ष बनाएंगे, एक उपाध्यक्ष बनाएगी। और विद्यालय का प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साहब हैं, वो कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है, ध्यान दिलाना, हेडमास्टर होते हैं। कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/3 होगी। देख लेना, 1/3 होगी। बैठकों की कार्यवर्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे और विद्यालय प्रबंधन समिति की अगली बैठक में वो रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना, 5 वर्षीय योजना। 5 वर्षीय योजना क्या करेगी, विद्यालय की विकास की योजना तैयार करेगी। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, ध्यान दे लेना, विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होती है। विद्यालय विकास योजना पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कितने वर्ष की योजना होती है, 3 वर्षीय योजना होती है, जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे देख लेना, इनको इंपॉर्टेंट है। अब है विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होते हैं, कौन कौन से होंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राकलन, अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर के 8 तक के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषयाध्यापक और अंशकालिक अध्यापक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा। अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित अतिरिक्त अवसंरचना और उप स्करों की भौतिक अपेक्षा। और इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट अब है भाग 3। भाग 3 देखिए काम की बात है, भाग 3 3 दूनी 6। तो यहां पढ़ेंगे जो नियम 6 है, 6 प्रदेश 6 छक्का लगाने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक का अधिकार। इसमें क्या, विशेष प्रशिक्षण। विद्यालय की प्रबंधन कमेटी विशेष प्रशिक्षण को अपेक्षा करने वाले बच्चों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। उनके लिए कोई ब्रिज कोर्स या अन्य कितने महीने का कोर्स उनके लिए योजना बनाएगी अलग से। तो विशेष प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी RSCERT के द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई है। आयु के अनुसार शिक्षण सामग्री का आधारित होगा और प्रशिक्षण विद्यालयों के परिसर में लगाई गई कक्षाओं का सुरक्षित होगा। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए, इस प्रशिक्षण की काल अवधि में 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, 3 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसमें अधिगम की प्रगति को आवधिक आकलन के आधार पर 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। भाग 4 नियम 7 है। 7 पढ़ेंगे आसपास के क्षेत्र, आसपास की सीमा के अंदर जो स्कूल है उनके बारे में। तो 7 पढ़ेंगे आसपास का क्षेत्र या सीमा। आसपास का क्षेत्र पढ़ाई थी आपको मैंने, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर तो स्थापित होगा प्राइमरी स्कूल, लेकिन 6 से लेकर 8 तक बताइए दिया 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा वो अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल। नेक्स्ट पढ़ेंगे
ये और देख लो, कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी जो एरिया है जहां पे जाना बहुत कठिन होता है, या पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है, तो वहां पे क्षेत्रीय जनसंख्या क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है और 6 से लेके 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं, तो कक्षा 1 से लेके 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा। और किसी ऐसे आवास में जहां कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों में से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, कक्षा 6 से लेकर 8 तक का विद्यालय वहां पे स्थापित करेगी। और ये विशेष क्षेत्रों के लिए है, जो क्षेत्र दुर्गम है, रेगिस्तानी है, या जहां पे छितराई हुई जनसंख्या है वहां पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 8 है ठाठ है, यानी कि एक राज्य सरकार के और अधिकारियों के ठाठ पढ़ेंगे, उनके काम क्या क्या है यहां पढ़ेंगे। तो प्रत्येक बालक निःशुल्क शिक्षा व विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा सहायक सामग्री का हकदार होगा, धारा 12 तथा धारा 3(2) के अकॉर्डिंग। परंतु निःशक्त बालक विशेष अधिगम या सहायक सामग्री का हकदार होगा। जो बच्चा CWSN बच्चा है उसके लिए विशेष प्रकार की TLM या विशेष प्रकार के शिक्षण के लिए उनको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, नोट 2021 में किए गए संशोधन के तहत सरकारी विद्यालय 2N1 का बालक निःशुल्क यूनिफॉर्म का भी हकदार होगा। नेक्स्ट, आसपास के स्कूल निर्धारित करने तथा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय मानचित्रण स्कूल मैपिंग योजना तैयार करेगा और निम्नलिखित बालकों को प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा। जैसे दूरस्थ क्षेत्र के बालक, निःशक्तग्रस्त बालक हैं, अलाभप्रद समूह के बालक हैं, कमजोर बच्चे हैं, धारा 4 में निर्दिष्ट बालक हैं। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी है सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग या धर्म या लिंग संबंधित दुर्व्यवहार, किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार ना हो। यानी कोई बच्चा है उसको जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या समाज के आधार पे या उनके आय इनकम के आधार पे बच्चे के साथ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न वहां पे न हो। नेक्स्ट नियम 9 है, नो यहां अब नो नहीं कह सकते अधिकारी। यहां पे क्या बच्चे का जो रिकॉर्ड अभिलेख संधारण है वो हम पढ़ेंगे। स्थानीय जो अधिकारी है बालकों के अभिलेखों का संधारण रखा जाना है, तो अधिकारी के द्वारा अब नो नहीं, अधिकारी को संधारण रखना है बच्चों के जो पोर्टफोलियो, बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता के दिन सभी बालकों का घरेलू सर्वे हाउस होल्ड के माध्यम से उनके जन्म से लेकर के 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने का एक अभिलेख तैयार करेगा और इस अभिलेख का वार्षिक रूप से अपडेशन या अद्यतन उनको किया जाएगा। नेक्स्ट है भाग 5 5x2 यानी कि 5x2 बोले तो नियम कौन सा 10 है। इसमें पढ़ेंगे 10 यानी कि 10 रुपए के पैसे मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है साहब, 10 रुपया है, तो हम कह सकते हैं वंचित जो वर्ग है, कमजोर वर्ग है, मेरे पास 10 रुपए हैं, इसको जोड़ सकते हो। 10 पढ़ेंगे तो क्या दिखाता है, कमजोर वर्ग को दिखाता है या अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश के बारे में है। निजी व खास श्रेणी के विद्यालय जिसमें धारा 12 के अधीन निर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिया गया है, ये सुनिश्चित करेंगे कि इन बालकों को कक्षा के अन्य बालकों के समान शिक्षा दी जाए। यानी कि कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन वहां भी क्या है, उन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, और उन बच्चों को भी जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ में उनको शिक्षा दी जाएगी, वहां पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इन बालकों के साथ पाठ्य पुस्तक, वर्दी, ICT सुविधा, खेलकूद जैसी हकदारियों में भेदभाव नहीं होगा। प्रॉपर सेम ड्रेस होगी, सेम TLM मिलेगी, सेम बुक्स मिलेगी, कोई उनके साथ पक्षपात या भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट नियम 11 एक पैसे की एक पैसे की क्षतिपूर्ति कह सकते हो आप। तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति होगी, प्रतिपूर्ति होगी। सभी राजकीय विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती खर्चों की इन विद्यालयों में नामांकित कुल बालकों से विभाजित करने पर प्राप्त राशि राज्य सरकार के द्वारा खर्च प्रति बालक व्यय होगी। तो इसमें क्या है, प्रति बालक के द्वारा जो खर्च राशि है उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो एक रुपए की पाई का हिसाब रखा जाएगा। तो नियम 11 पढ़ेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा कि प्रति बालक की व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। नेक्स्ट है 12 मैंने बता ही दिया। 12 की बात करेंगे तो आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, जहां कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया है, वहां जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, किंतु वहां पे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक की आयु का सबूत समझेगा। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कल को 4 ऑप्शन बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, पहला अस्पताल या सहायक नर्स या दाई जो ANM है उनका जो रजिस्टर है उसमें जो एंट्री होती है वो चलेगा।
नंबर 2 है आंगनबाड़ी में बच्चों का जब पहली बार बच्चे का एडमिशन कराया है तो उसके अभिलेख आ जाएंगे। नंबर 3 है माता पिता या संरक्षक के द्वारा बालक के आयु की जो घोषणा है वो भी इसके अंदर है अप्लाई मानी जाएगी। और नियम जो 13 है, 13 पढ़ा, 13 फीस नहीं लगेगी। 13 पढ़ेंगे प्रवेश की काल अवधि। तो प्रवेश के लिए जो विस्तारित जो काल अवधि है ना वो शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से लेकर के 6 मास की होगी। तो 6 मास की, तो काल जो अवधि है वो कितने महीने की होगी? 6 मास की। तो 13 फीस 2009 के अंदर नहीं लगी थी प्रवेश के समय, और यहाँ पे 13 के अंदर क्या है, प्रवेश ही आएगा लेकिन वो काल अवधि, प्रवेश आएगा लेकिन काल अवधि है, और काल अवधि पढ़ेंगे वो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए यहाँ पे। ठीक है। और धारा नियम 14 चोरी, कि आप चोरी से स्कूल नहीं चला सकते। अब चोरी स्कूल नहीं चला सकते, आपको सरकार से परमिशन यानी कि मान्यता लेनी पड़ेगी। तो 14 में क्या है, विद्यालय को मान्यता का प्रावधान है। 15 के अंदर पढ़ेंगे, 15 आप मान्यता को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे तो सरकार क्या है, किसी भी समय उनको पाछी ले सकती है। तो सरकार मान्यता को वापिस लेगी किसमें? 15 में, 15 को पाछी ले लेगी यहाँ पे। और अब वापिस पढ़ेंगे भाग 5, भाग जो 5 है इसमें पढ़ेंगे विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। तो हमने पढ़ा नियम 10 में, 10 किसको दिखाता है? कमजोर, 10 रुपए कमजोर वर्ग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। 11 में क्या करेगी? प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति बालक कितना पैसा व्यय हुआ है, सरकार 1-1 रुपए का हिसाब मांगेगी। सरकार 1-1 रुपए का हिसाब मांगेगी, 1-1 रुपए का व्यय का हिसाब मांगेगी, तो प्रतिपूर्ति करेगी सरकार वहां पे। 12 के अंदर है 12 योग्यो, अब के सबूत मांगो। तो 12 पढ़ेंगे तो आयु के लिए, सबूत के लिए दस्तावेज पढ़ेंगे। 13 में पढ़ेंगे तो प्रवेश के लिए काल अवधि पढ़ेंगे, और काल अवधि कितनी है? प्रारंभ से लेकर के 6 महीने तक के लिए है। 14 में चोरी से स्कूल नहीं चलेगा, आपको क्या लेनी? मान्यता लेनी है। 15 में पाछी ले सकते हैं, मान्यता वापिस ले लेगा यहाँ पे है। ये विद्यालय के लिए, प्रवेश के लिए। अब है भाग 6, भाग 6 पढ़ेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे अध्यापक के लिए। नियम कौन सा? 16, नियम 16 पढ़ेंगे, जो मैंने पीछे ट्रिक से आपको बता ही दिया। नियम 16 में क्या है? न्यूनतम अहर्ता। 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार क्या करता है? श्रृंगार को पूरा करता है। लेकिन योग्यता पूरी किससे होगी? 16 से, 16 से योग्यता कंप्लीट होगी। तो न्यूनतम योग्यता कंप्लीट होती है किससे? 16 से हमारी योग्यता कंप्लीट हो जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम की धारा 23 की धारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। 17 में खतरा था, लेकिन 17 में अब उनको थोड़ा शिथिलता दे दी है। 17 में क्या दे दिया इनको? योग्यता की शिथिलता दे दी है। यानी कि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, तो वह राज्य सरकार केंद्र सरकार के न्यूनतम अहर्ताओं में शिथिल करने का अनुरोध कर सकती है। और 18 में न्यूनतम जो योग्यता है उसको अर्जित करना। तो 18 साल तक होते ही आपको योग्यता पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पढ़ेंगे नियम 18 पढ़ेंगे तो न्यूनतम योग्यता का अर्जित किया जाना, कि हमारी जो कंप्लीट, जैसे आपको वोट देने के लिए, नौकरी लेने के लिए जो क्राइटेरिया दिया वो कितनी उम्र का दिया? 18 साल का दिया है। 18 साल होते ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वोट देने का एपिक या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, हम कह सकते हैं। तो 18 होते ही आपको क्या है? न्यूनतम अहर्ता को अर्जित करना है। तो यहां यह आ जाएगा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि के लिए कि प्राप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, और इस अधिनियम के प्रारंभ से लेकर के 5 वर्ष की अवधि के भीतर अध्यापक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित कर ले। और अब इसके बाद में है नियम 19, जैसे ही वो अर्जित कर लेगी नौकरी लगने के लिए। 16 के अंदर आपने पढ़ा क्या था? 16 में न्यूनतम योग्यता, 17 में शिथिलता दी, 18 में न्यूनतम योग्यताओं को अर्जित करना, कंप्लीट योग्यता अर्जित कर ली, नौकरी लग गई। 18 के अंदर नौकरी लगते ही अगले साल उसको वेतन भत्ते मिलेंगे। तो 19 में क्या है? अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के लिए शर्तें पढ़ेंगे, इसके अंदर आ जाएगी। और इसके बाद 20 ना रहे भाई, 20 माह का काम करा हुआ है, तो 20 माह के काम तो अध्यापकों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले जो कर्तव्य है वो किसके अंदर है? वो 20 के अंदर आ जाएंगे। शिक्षण काम करवाना, ट्रेनिंग में भाग लेना, पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना। तो 20 सूत्री काम को जोड़ देना 20 के अंदर है। और 21 में तो 21 पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे? एक होकर के स्कूल चलाएंगे। एक टीचर कहता है बच्चों को कि हम एक होके 21 है, और हम 21 हमेशा अच्छे शुभ के लिए होता है, हम एक होके 21। तो प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक का जो रेशो है बनाए रखना 21 के अंदर है। विशेष तौर पे आपको बताइए दिया इसके बारे में पीछे। और 22 पढ़ेंगे तो शैक्षणिक प्राधिकारी के लिए जो अधिकृत संस्था मैंने कह दिया, शिक्षा 2 और शैक्षणिक प्राधिकारी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए समुचित सरकार का भी निर्दिष्ट किए गए नियम 22 के अकॉर्डिंग राजस्थान में RSCRT शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है, तो इसको दी गई है।
और जो 23 क्या है, 23 में क्या है, प्रमाण पत्र प्रदान करना है। 23 के अंदर प्रमाण पत्र प्रदान करना है। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 मास के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जारी किया जाएगा। 1 मास के भीतर वो स्कूल का हेडमास्टर वो जारी करेगा। ध्यान देना, 1 मास के भीतर। शिकायत निवारण, और अब मैंने पीछे बता दिया 24 में चौकी, और चौकी स्थापित करेंगे अध्यापकों की शिकायत को निवारण करने के लिए। और इसके बाद ब्लॉक स्तरीय शिक्षा निवारण समिति की बात करेंगे तो ब्लॉक विकास अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, और अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। देख लेना इसके बारे में। और किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। कोई अध्यापक जो ब्लॉक स्तरीय समिति के निवारण से संतुष्ट नहीं है, जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपील वो कर सकेगा। और जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के होंगे, वो अध्यक्ष होंगे हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, और अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। ब्लॉक और जिला स्तरीय समितियां आवश्यकता के अनुसार किंतु प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक वो आयोजित करेगी। नोट, प्रत्येक सहायता प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्वयं अपना तंत्र विकसित करेगा। नियम जो 25 में पढ़ेंगे, शिकायत निवारण तंत्र पेरेंट्स का है। पेरेंट बोले तो माता पिता, तो माता पिता की शिकायतों का निवारण है 25 के अंदर है। 25 के अंदर माता पिता की शिकायतों का निवारण है। और भाग 9 पढ़ेंगे, बाल अधिकारों का संरक्षण। भाग 9 पढ़ेंगे, बाल अधिकारों का संरक्षण। तो नियम जो 26 है, नियम 26 में पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। मैंने 26 की ट्रिक बताई थी आपको। राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित करेगी। नियम 27 पढ़ेंगे। नियम जो 27 में सताना नहीं है, नियम 27 में सताना नहीं है। अगर सता रहे हैं बच्चे को तो उसके लिए क्या बनाएंगे, एक चाइल्ड हेल्पलाइन बनाएंगे, वो स्थापित करेंगे। बच्चे को सता रहे हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन है। और 28 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। ध्यान दे लेना, राज्य सलाहकार जो परिषद है, ये जो परिषद है इसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। राज्य सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष और 14 मेंबर से मिलकर के बनेगी, जो कि नियम 18 में इसका उल्लेखित है। और परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। कौन कौन इसके अंदर, तो इसमें क्या है, विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कम से कम 3 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो SC, ST एवं अल्पसंख्यक हो, और कम से कम 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास कोई विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। जो CWSN बच्चे हैं उनके बारे में कोई विशेष उसको व्यवहारिक जानकारी है वो शामिल होगा। और 1 सदस्य है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त रखने वाले व्यक्तियों में से होगा, और कम से कम 1 सदस्य है ऐसे व्यक्ति में से होगा जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है। परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के, आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के, और अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। और नेक्स्ट, राज्य परियोजना निर्देशक सर्व शिक्षा अभियान परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा। इस परिषद में 1 सदस्य महिलाएं होंगी। तो ध्यान देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस परिषद में 1 सदस्य वो महिलाएं होंगी, और परिषद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 3 महीने का अंतर है वो हो सकता है। और इसके बाद है भाग 10 प्रकीर्णन। जो 29 रूल है गुरु जाम्बो जी के, हम कह सकते हैं वो चिंताओं का निवारण करते हैं। यहाँ जो 29 रूल के अंदर जो नियम पढ़ेंगे उसमें जो भी शंका है उनका निवारण किसमें है, 29 के अंदर है। तो नियम 29 क्या करेगी, शंकाओं का निवारण करेगी। तो ये था टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट। और क्विक रिवीजन की बात करूं मैं वापिस शॉर्ट एंड स्वीट के तौर पे, तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, राजस्थान सरकार ने धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मार्च 2011 को राज्य में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू की। इसमें कुल 10 तो भाग और 29 इसमें रूल हैं। और पढ़ेंगे प्रारंभिक जो नाम संक्षिप्त प्रसार जो है वो किसमें है, 1 और 2 के अंदर परिभाषा शब्दावली आ जाएगी। SMC 3 में SMC संरचना, 4 में कार्यकारिणी, 5 में विद्यालय विकास योजना पढ़ दी थी आपने। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 में पढ़ेंगे, विशेष प्रशिक्षण पढ़ेंगे 6 के अंदर है। नेक्स्ट, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है, 7 में पढ़ेंगे आसपास के क्षेत्र की सीमा के बारे में पढ़ा था।
8 में सरकार प्राधिकारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी। 9 में क्या है, जो प्राधिकारी या अधिकारी है उसको क्या है, हाउस होल्ड सर्वे के जो बच्चे हैं उनका क्या करना है, रिकॉर्ड का संधारण करना है और प्रत्येक ईयर उसको क्या करना है, अपडेटेशन या अद्यतन भी करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्यालय अध्यापकों के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 कमजोर वर्ग की पढ़ेंगे आपने पढ़ा। 11 में क्या है, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। 12 में क्या, आयु का सबूत पढ़ेंगे। 13 में 13 फीस नहीं लगी थी, लेकिन 13 के अंदर क्या है, शैक्षणिक सत्र में 6 जो महीने तक बच्चे का प्रवेश है उसकी कालावधि पढ़ेंगे। 14 में चोरी से स्कूल नहीं चला सकते। 14 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 14 में मान्यता लेनी है। 15 में मान्यता को आप फॉलो नहीं करे, रूल को फॉलो नहीं करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान्यता सरकार आपसे वापस ले सकती है। और 16 के अंदर पढ़ेंगे, 16 श्रृंगार पढ़ेंगे, तो 16 श्रृंगार है। 17 में शिथिलता है। 18 में न्यूनतम योग्यता अर्जित कर लेना है। 19 में वेतन भत्ते आ जाएंगे, ना रहे 20 में आधा काम करा हुआ है। और 21 के अंदर आपको बता ही दिया, 21 के अंदर क्या, छात्र शिक्षक का अनुपात मैंने बता रखा है। 7 की बात करेंगे, भाग 7 में पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना है। तो 22 में इसके लिए अधिकृत संस्था कौन सी है, RSCERT आ जाएगी है। और 23 आपको यहाँ पे ये करवा ही रखा है कि प्रमाण पत्र देना है, 1 मास के भीतर देना है, शिक्षा कंप्लीट होने पे है। शिकायत निवारण है, चौकी पढ़ेंगे। तो टीचर के लिए शिकायत पढ़ेंगे, 24 के लिए है। पेरेंट्स के लिए 25 के लिए आ जाएगा यहाँ पे। और 26 और 27 बाल अधिकारों का संरक्षण पढ़ेंगे, तो 26 आ जाएगा। 27 में चाइल्ड हेल्पलाइन बताई दी आपको, और इसके बाद हो जाएगा 28 आ जाएगा। 29 में क्या करना है, शंकाओं का निवारण है। 28 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा और उसमें एक अध्यक्ष और इसके 15 इसके मेंबर बता रखे हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका कंप्लीट हो रखा है। और इसके बाद एक अध्यक्ष और 14 मेंबर मिलकर बनेंगे और इसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक अपने जो पढ़ा है ना, ये आपको RT 2009 करवा दिया है। RT पढ़ेंगे 2009 आपका हो चुका है और 2011 हो चुका है। अब इसके बाद इन दोनों को तुलनात्मक तरीके से एक मैं क्लास और बनाऊंगा 10 मिनट की, बस बेसिक सी, फिर आपको इसके MCQ करवा दूंगा और ये टॉपिक फिर कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये ग्रेड फर्स्ट में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, दोनों में टॉपिक काम आने वाला है। थैंक यू।